एनपीएस बढ़िया थी, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में लागू करा देते, विधानसभाओं में लागू करा देते, विधान परिषद में लागू करा देते, तो नैतिक हक होता, नैतिक साहस होता, बोलने का मुख होता। हम रसमलाई खाएं, दूसरे से कहें बेटा गिलोय गिलोय खाओ, उबाल के गिलो पियो, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इम्यूनिटी ताकत मजबूत होगी, मैं रसमलाई खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या बुराई थी? यही प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता कि आज से हम भारत के सांसद, दोनों सदनों के सदस्य ये फैसला करते हैं कि हम नई पेंशन प्रणाली लेंगे और पूरे देश को आश्वस्त करेंगे। उसके बाद ये जो सरकारी चपरासी है उसको पेंशन जाए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि मेरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने अगर इसको स्वीकार किया है, इसका मतलब चीज बढ़िया है। आपने तो चिमटे से नहीं छुई एनपीएस, किसी नेता ने एनपीएस चिमटे से नहीं छुई अपने लिए। बाबू के लिए, चपरासी के लिए कह दी, बोले एनपीएस ले लो, बहुत अच्छी है, तुम जानते नहीं, अभी तुम्हें अकल नहीं अर्थशास्त्र का, अभी संजय जी भी नहीं आ पाएंगे, ठीक, आप ले लो ना, जजेस को दे दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लागू कर देते। वो लोग बड़े लोग हैं, बुद्धिमान हैं, देश के नायक हैं, वहां लागू कराओ ना। एक बात आई थी जो विजय बंधु ने कही, नहीं, 2013 में जो चिट्ठी लिखी थी योगी जी ने सांसद के तौर पर, उसमें पेंशन के स्वरूप की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था ये नई पेंशन ठीक नहीं, पुरानी पेंशन लागू की जानी, बहाल की जानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। मेरे लिए ये ठीक नहीं कि मैं एक बात एक बार कहूं, दोबारा दूसरी बात कह दूं, मैं नहीं कर पाता ये। मैं तर्क के साथ चलूंगा, अपने चेहरे के साथ चलूंगा। इसमें कैसे कैसे मैं घब्बो कर दूं कि तब ठीक थी अब नहीं ठीक है, ये तब खराब थी अब अच्छी हो गई। नो, एक और बात कहता हूं, ये लड़ाई का विषय नहीं होना चाहिए। क्या ये कर्मचारी किसी एक पार्टी के हैं? नहीं, ये सबके घर में कोई ना कोई कर्मचारी है। जो विधायक है उनके घर में भी कोई ना कोई कर्मचारी है, बेटा है, दामाद है, बेटी है, कोई है ना, बहू है। ये कोई बाहर के लोग हैं क्या जिनसे हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं हम? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं? ये गुलाम नहीं है। सांसद संसद में भाषण दे रहा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। सिपाही से इस पॉल्यूशन में चौराहे पर खड़ा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। गुस्सा किस पर दिखाया जाएगा? हमने कोरोना देखा, कोई नहीं निकला, सबको प्राण की पड़ी थी। बद्रीनाथ का कपाट बंद, केदारनाथ का कपाट बंद, काशी विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, अजमेर शरीफ की दरगाह बंद हो गई, साए साए होने लगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी खड़ा था, राशन भी बांट रहा था, झाड़ू भी लगा रहा था, कोरोना के अस्पताल में ड्यूटी भी दे रहा था, मर भी गया। कौन आया था? माइकल लाल, जो देश के लिए बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हो, कौन आया था? एयरपोर्ट से कोरोना आया, सबको पता था, फिर एयरपोर्ट बंद हो गया, जहाज ही नहीं उड़ा कोई, फिर भी वहां सीआईएसएफ के जवान खड़े रहे। वो जानते थे कि ये मृत्यु का सीधा स्थान है, साक्षात, फिर भी खड़े थे वहां। कौन माइकल लाल खड़ा था जाके वहां? कौन खड़ा था? एक भी आदमी नहीं गया डर के मारे। मेरे सारे डॉक्टर मित्र हैं, संजय भाई भी जानते इस बात को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, निजी चिकित्सक ताला बंद करके अंतर ध्यान हो गए, टेलीफोन भी बंद कर लिया, सिम निकाल के फेंक दिया। झूठ कह रहा हूं क्या? सरकारी डॉक्टर था, 15-15 दिन की ड्यूटी करते थे, फिर कोरोना हो जाता था, फिर क्वारंटीन रहते थे, फिर आके ठीक होके फिर लग जाते थे। हमने देखा मित्र, हम कैसे भूल जाएं उनको? कैसे भूल जाएं उनको? इस देश को बीसीजी का टीका लगा, किसने लगाया? किसने लगाया?
सरकार की तमाम योजनाएं, परियोजनाएं जमीन पर कौन उतार रहा है? ये हमारे यही लोग उतार रहे हैं, सरकारी लोग। ये ठीक नहीं। और ये तर्क संजय भाई ने एक मेरे प्रश्न पे उस पर सवाल उठाया था, मैं उस बात को वो भी एक बार फिर स्पष्ट करूंगा। मैंने 89 से 88 से लोकसभा, राज्यसभा, संसद कवर करना शुरू किया, ठीक। 20, 22, 25 साल की कवर, ठीक। जब तक मैंने कवर की संजय भाई, तब तक वहां सेंट्रल हॉल में, ठीक, इतना सस्ता सामान आता था खाने का और इतना दिव्य सांसदों के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ठीक ठीक। दूसरा, हम भी चले जाते सांसदों से मिलने, मंत्रियों से मिलने, कोई खबर लेने, तो वो कहते थे बैठो पहले ये खाओ मालपुआ, क्या 98-94 में आ रहा है। काउंटर था घी का, दूध का, असम चाय बोर्ड का काउंटर था, कौड़े के दाम ले जाओ। मैंने देखा मालिक, मैं कोई बात गूगल की तो कहते ही नहीं कि मेरी बात कोई काट दे और काट के चला जाए, ना जी ना, गूगल की तो बात ही नहीं की आज तक मैंने। अब बंद कर दिया, बड़ा अच्छा किया। ये राजतंत्र है क्या? ये राजतंत्र है क्या कि पूरा पूरा मुर्गा 10-10 रुपए में खा रहे हो? अब वो भी ऐसा मुर्गा जिसमें चिरौंजी भरी अंदर है। ये नहीं चलेगा? गरीब को खाने को नहीं मिल रहा बतुआ, आप मुर्गा खा रहे थे, चिरौंजी और बादाम भर भर के सब लोग। अच्छी बात है, बंद हो गया, हो जाना चाहिए। ये देश जो खाए वही नेता खाए, वही अभिनेता खाए, सब लोग वही खाओ जो गांव का गरीब खा रहा है। आपका भोजन अलग क्यों हो? आपके वस्त्र अलग क्यों हो? आपका रहन सहन अलग क्यों हो? मेरी पीड़ा किसान के लिए भी है, लेकिन मेरी पीड़ा उस सिपाही के लिए भी है जो फेफड़े अपने गंवा देता है चौराहे पर खड़े होकर। मैंने कोरोना के समय देखा, नोएडा में जहां से मैं आता था, अपनी मेरा वाहन आता था ऑफिस के लिए, उस वहां पुलिस के ही लोग खड़े मिलते थे, बाकी तो जानवर भी विलुप्त हो गए थे। कुछ लोग उसमें से समय समय पर तिरोहित हुए, पूछा तो फिर अशुभ समाचार मिला उनके बारे में। उनके बच्चों के लिए कोई जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी हमारी? मेरी आंख भर आती है जब मैं ऐसे दृष्टांत सुनता हूं। ये देश गरीब था तब हम दे सकते थे, अब हम संपन्न हो गए तो बंद कर दी। और आखिरी बात कहूंगा मित्र, क्या है, मैं तो शेयर बाजार जानता नहीं ना, मैंने कभी शेयर बाजार में कुल लगाया भाई साहब, ठीक। मेरा अकाउंट बैंक में खोल लिया, इतने मेरे लिए बहुत, समझ लीजिए। लेकिन मैंने कर्मचारियों से पूछा कि भाई ये एनपीएस में आपको क्या मिला, वो पेंशन जो 70,000 रुपया पर रिटायर हुए, आखिर लास्ट ड्रॉन सैलरी 70,000 रुपया। उनने कहा कि भाई साहब 1150 का चेक मिला पेंशन का। किसी ने कहा हमको 700 ही मिले। मुझे नहीं पता क्यों मिला, ऐसा हुआ, लेकिन शर्मनाक है। कौन सी पेंशन व्यवस्था सबसे अच्छी है, ये भली भांति सभी को पता है, और शायद इसी वजह से जिनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो इस योजना को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और जब कभी भी कहीं पर भी कोई न्यूज़ डिबेट में या कहीं पर भी इस मुद्दे को उठाया जाता है कि भाई आप तो रसमलाई खा रहे हैं और नीचे जो आपके हैं आप उनको बोल रहे हैं कि गुड़ खा लो, तो फिर वो इस चीज़ पर पर्दा डालते हुए या अपने जो भी ये सुविधा ले रहे हैं उसको डिफेंस करते हुए नज़र आते हैं। आपने कई न्यूज़ डिबेट में देखा होगा, जितने भी वर्तमान सरकार के जो भी प्रवक्ता आते हैं और जब पत्रकार बंधु के द्वारा या विजय कुमार बंधु जी के द्वारा या विपक्षी सरकार के द्वारा ये मुद्दा रखा जाता है कि भाई क्यों नहीं दिया जा रहा है पेंशन और आप क्यों ले रहे हैं, तो फिर वहाँ पर ये गोल-मोल बातों को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल अभी फिलहाल बन रखा है कि कर्मचारियों को यूपीएस का एक लॉलीपॉप बोल सकते हैं, जो कि बोला जा रहा है, वो दिलवा दिया गया है। और यूपीएस में जस के तस आपको पता ही चल गया होगा कि किस प्रकार से इसमें दिशा निर्देश है और किस प्रकार का इसका लाभ है, जो कि कर्मचारियों को बिल्कुल भी पच नहीं रहे हैं। यूपीएस स्कीम अभी तक की सबसे खराब स्कीम बताई जा रही है। फिलहाल 2004 में एनपीएस स्कीम लाई गई और 2004 के बाद अब जाकर इसमें कुछ संशोधन किया गया, और जब संशोधन किया गया तो कुछ इस प्रकार से किया गया कि वो एनपीएस से भी बदतर हो गई है।
अभी यूपीएस स्कीम में बेनिफिट ज़्यादा होगा या एनपीएस स्कीम में बेनिफिट ज़्यादा होगा, ये आप लोग बहुत अच्छे से पहले इस चीज़ का अध्ययन करने के पश्चात ही ये स्कीम को चुनें। क्योंकि यदि एक बार आपने किसी भी स्कीम को चुन लिया या एनपीएस को चुन लिया या यूपीएस को चुन लिया, तो फिर उसके बाद आप अपना जो विकल्प है उसको बदल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि कोई भी क आप पेंशन व्यवस्था चुनते हैं, तो उसका भली-भाँति अध्ययन कर लीजिए कि अगर आपकी सर्विस छोटी है, थोड़ी बची हुई है, तो फिर आपको कौन-सी पेंशन स्कीम चुनना चाहिए और यदि आप लंबी सर्विस अभी आपके टाइम बचा हुआ है, आप लंबी सर्विस करना चाहते हैं, तो फिर आपको कौन-सी पेंशन व्यवस्था चुनना चाहिए, कौन-सी पेंशन व्यवस्था आपके लिए बेहतर रहेगी, इस बारे में आप अच्छे से पहले अध्ययन कर लीजिए। और अगर आपको इसकी हेल्प चाहिए, तो एक मैंने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। यदि आप मेरे बताए हुए बातों से सहमत होते हैं, तो आपको थोड़ी-सी हेल्प उस पर मिल सकती है कि आप कौन-सी पेंशन व्यवस्था चुनें। फिलहाल अभी सरकार ने भी, पीएफआरडीए ने भी यूपीएस पेंशन स्कीम को लेकर 17 फरवरी तक उस पर फीडबैक माँगा है कि यूपीएस स्कीम में आपको क्या अमेंडमेंट कराने हैं या आपको यूपीएस स्कीम का फीडबैक दिया जाए। तो उसमें भी आप अगर चाहें तो फीडबैक में मेल कर सकते हैं पीएफआरडीओ को। कैसे मेल करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी एक वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि कैसे आपको करना है, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है और मैं आपसे ज़रूर बोलूँगा कि उस पर जाके मेल ज़रूर करिए ताकि सरकार तक अधिक से अधिक कर्मचारियों की जो निवेदन है वो पहुँच सके कि क्या-क्या अमेंडमेंट होने चाहिए। अमेंडमेंट का क्या लिखना है ये भी बताया हुआ है, फिलहाल मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि अमेंडमेंट में आप ये लिखें कि जो 25 साल की सेवा करी गई है उसको 25 ना करके 20 किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा एनपीएस का पैसा कट रहा है वो सरकार को वापस करना चाहिए जैसे कि जो भी हम अपना पैसा जमा कर रहे हैं एनपीएस खाते में वो हमें वापस मिलना चाहिए यदि हम यूपीएस स्कीम को चूज़ करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप वीआरएस लेकर जाते हैं तो जो पेंशन है वो डेट ऑफ वीआरएस से स्टार्ट होनी चाहिए ना कि डेट ऑफ सुपरनेशन से। डेट ऑफ सुपरनेशन आप समझ गए होंगे 60 साल की उम्र के बाद ही पेंशन स्टार्ट होने का इसमें प्रावधान रखा गया है। तो इन चीज़ों को बदलाव ज़रूरी है और यदि आपको लगता है कि आप कुछ और भी अमेंडमेंट करा सकते हैं तो वो भी आप चाहें तो उस पर लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, डज़न्ट मैटर लेकिन ज़रूर भेजिए जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।